सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फिर से मैं आ गया आप लोगों का लेक्चर्स लेके, जो कि आप सब लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारा आज जो सेशन चलेगा वहाँ पे हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया। उसके साथ साथ मैंने आपको लैटिस, यूनिट सेल क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ये सब बारे में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप लोगों को 2023 आईआईटी जैम के लिए फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री का फ्री कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को। आप अगर चैनल विजिट करेंगे, जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत सारा थैंक यू फॉर फ्रॉम आवर टीम। ठीक है। आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट एंड असाइनमेंट ऑल्सो नोट्स देने के लिए। ठीक है। तो प्लीज़ जो लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको सारे नोट्स एज वेल एज असाइनमेंट मिल जाएंगे। मैंने लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट जो ख़त्म किया था प्रीवियस मंथ में, उसका असाइनमेंट मैंने दे दिया है। उसके साथ साथ सॉलिड नोट का पार्ट 1, सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 का जो नोट था उसको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था एक सिमेट्री का एक सेपरेट नोट देने के लिए, उसको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ये सब आप ही के लिए है, जो कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुका है। अभी हमारा एंड ऑर्गेनिक में जीओसी भी आपका ख़त्म हो चुका है, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स हमारा ख़त्म कर लिया है। तो जो लोगों ने हमारे साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे चैप्टर्स को ख़त्म किए, एक बार कमेंट में यस लिख लीजिएगा। जो जो लोगों ने हमारे साथ साथ लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके साथ साथ और जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री के लिए जो ख़त्म हुआ है प्रीवियस मंथ में, जुलाई के मंथ में, वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस लिख लीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन लोग हमारे साथ टॉपिक्स ख़त्म किए एंड कौन कौन लोग हमारे साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सक्सेसफुली सितंबर तक आपका सारे कोर्स ख़त्म करने के लिए सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है। तो चलिए और देर ना करते हुए, दिस इज शिवानी हियर। ओके। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, एंड ऑलरेडी आई एम आईआईटी जैम क्वालिफाइड। ओके। these are some of the exams you will appear in future. ओके। सो फिर चलते हैं हमारा सॉलिड स्टेट का कोर्स को आगे लेकर। ठीक है। सॉलिड स्टेट आज हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल होता है एक रिपीटिंग पैटर्न इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस खुद को रिपीट कर करके आप लोगों का पास क्रिस्टल देता है। ठीक है। तो हमारे जो यूनिट सेल होता है वो 4 टाइप्स का होता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 का पिक्चर्स दिखाया है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 1 है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ पार्टिकल्स और तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, एक क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, वो लोग एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट सेल के बारे में बात करें, वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल, एक क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस स्टेज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। बॉडी का सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। आपको अच्छे से क्लियरली इमेज में दिख रहा होगा। वैसे ही फेस सेंटर्ड में इन ए पर्टिकुलर लैटिस द रिपीट द at the unit cell the constituent atoms or ions प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों के पास कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ हर एक फेस में भी प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट नहीं होते।
हाँ, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि एफसीसी में कभी कभी आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि जैसे कि हमारा प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स में रहेंगे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी में भी प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ साथ फेस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ फेस में भी प्रेजेंट रहेंगे। कॉर्नर्स प्लस फेस, सिर्फ कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स, ठीक है। ओके। एंड दूसरा टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सॉरी गाइज, अगर मेरा हैंड राइटिंग आपको पसंद नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूँगी उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए एंड ऑलरेडी जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उसको भी थोड़ा खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंड सेंटर सिर्फ खोल के देखना नहीं है, उसको पढ़ना भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट गिवन है, वहाँ पे पूरा परफेक्ट नोट है, एकदम परफेक्ट नोट है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और किसी भी बुक्स या फिर रेफरेंस बुक को रिफ़र करना नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ नोट बहुत ज़्यादा है, अगर सिर्फ आप उसको रीडिंग भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एक क्लासिफिकेशन होता है यूनिट सेल में, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द एंड सेंटर। मीन्स अगर ये हमारा एक पार्टिकल एक यूनिट सेल है, पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट द एंड सेंटर, ठीक है, ऊपर नीचे सिर्फ प्रेजेंट होंगे। ये है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे, सेवन क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। देखिए, हमारा पास जो यूनिट सेल है उसको डिवाइड किया गया 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस में। हमारे पास ये है यूनिट सेल, इससे यूनिट सेल के अकॉर्डिंग इसमें हर एक टाइप ऑफ यूनिट सेल में एंगल आपका 90 डिग्री है। एंड इन दिस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सॉरी गाइस, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छे से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इमेज में बात कर रहा हूँ। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में मान लीजिए कि वन सेकंड गाइस, मैं थोड़ा इंक चेंज करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। then angle between x and y axis is alpha, angle between y and z axis is beta, angle between z and x axis is gamma। तो हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है इन केस ऑफ क्यूबिक सेल। तो एक क्यूब में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड यूनिट इज ऑल्सो सेम। लेकिन अगर मैं बात करूँ लैटिस के बारे में, लैटिस में यूनिट सेल खुद को रिपीट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लैटिस में एंगल्स, ये यूनिट सेल में यहाँ पे एंगल्स सेम है, लेकिन एक एक टाइप ऑफ यूनिट सेल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एंगल्स डिफर करता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस में प्रेजेंट क्लासिफिकेशन किए, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। हमने क्या क्लासिफाई किया, यूनिट सेल्स को या फिर क्रिस्टलोग्राफ को, द वन सेकेंड गाइस, थोड़ा लिख लीजिए, द क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टल का रिप्रेजेंटेशन। क्रिस्टलोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 14 type of space lattice and 7 type of crystal system, 7 type of crystal system and 14 types of lattice, space lattice और Bravais lattice।
यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस एंड ब्रावियस लैटिस, ब्रावियस लैटिस, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने क्लासीफाई किया क्रिस्टल सिस्टम को इन 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस, मतलब लैटिस जो होते हैं उनको हमने 14 टाइप ऑफ ब्रावियस लैटिस में डिवाइड किए एंड क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किए। तो ये डिटेल में ये क्या क्या होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अभी, these are 7 type of crystal system, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल, टेट्रागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल, ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रंबोहेड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल सिस्टम का, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम अब तक नहीं होगा हुआ होगा जहाँ पे ये नहीं आया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आता है, आपको पूछ लेगा कि ऑर्थोरॉम्बिक में, या फिर पूछ लेगा कि मान लीजिए आपका अल्फा अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू ईच अदर है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम आएगा, या फिर एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट करके पूछ लेगा कि आपको बताना होगा कि ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये पार्ट को एंड ये पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट एंड ये पार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देती हूँ कि क्लास क्लास सिर्फ मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, आप अपना कॉपी में भी लिख लीजिए। क्लास मतलब क्यूबिक, ओके। मंडे मतलब मोनोक्लिनिक, ट्यूसडे मतलब टेट्रागोनल, थर्सडे मतलब ट्राइक्लिनिक, रहेगी मतलब रंबोहेड्रल, ही सॉरी ही मतलब हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्लास क्लास होता है क्यूबिक, क्लास सिर्फ मंडे, मंडे मतलब मोनोक्लिनिक, ट्यूसडे मतलब, यहाँ पे दो टीज प्रेजेंट है, तो आप कहीं पे भी कुछ को किसी को भी कहीं पे भी लगा सकते, ठीक है। तो ट्यूसडे मतलब टेट्रागोनल एंड थर्सडे, थर्सडे मतलब ट्राइक्लिनिक, ही ही मतलब हेक्सागोनल, रहेगी मतलब रंबोहेड्रल, ठीक है गाइस। क्लास सिर्फ मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे ही रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंसेस, एक्सेल डिस्टेंस एंड एज लेंथ एज वेल एज एक्सेल एंगल को भी याद रखना है। देखिए क्यूबिक जो होता है यूनिट सेल आप लोगों का, उसमें 3 टाइप ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट हो सकता है। एक हो सकता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में, या फिर क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल में बॉडी सेंटर प्रेजेंट हो सकता है, फेस सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड उनमें एंगल सिर्फ क्यूबिक मतलब हर एक एंगल सेम रहेगा, हर एक लेंथ, एक्सिस का लेंथ भी सेम रहेगा, एक्सिस का डिस्टेंस मतलब एज लेंथ, मतलब
एक क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस में हर एक एज लेंथ का वैल्यू सेम रहेगा। इसका एग्जांपल है जिंक ब्लेंड, मतलब जिंक सल्फाइड को हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। अगर मैं इसमें कॉन्फर्म नहीं हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कॉन्फर्म होके बता दूंगी कि ये जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड होता है कि नहीं, ठीक है। NaCl भी होता है, एंड कॉपर का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो भी बिल्कुल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह दिखता है, ठीक है। अब हमारा क्लास खत्म हुआ। क्लास के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेट्रागोनल। क्लास खत्म हुआ मतलब क्लास खत्म हुआ, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में मैंने बताना हो गया मेरा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद क्लास क्लास खत्म हुआ मतलब ये लेक्चर खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, सो क्लास क्लास क्यूबिक का मतलब आप समझ गए। उसके बाद हम अभी देखते हैं कि टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होता है। टेट्रागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल में आप लोगों के पास A इज इक्वल टू, देखिए अभी मैं आपके लिए और एक अच्छा सा इमेज लेके आई हूँ, उसको देख लीजिए। देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल एंड 14 ब्रावियस लैटिस के बारे में। क्यूबिक टाइप ऑफ क्लास, क्यूबिक सिर्फ सिर्फ का कोई नहीं है, ठीक है। क्लास सिर्फ मोनोक्लिनिक होता है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ही रंगोहेड्रल मतलब ट्राइगोनल मतलब, ठीक है। ट्राइगोनल का और एक सिनोनिम होता है रोम्बोहेड्रल। देख लीजिए यहाँ पे, खुद खुद देख लीजिए। रोम्बोहेड्रल मतलब ट्राइगोनल, ठीक है। ओके, क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे थर्ड मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी, ठीक है। एंड नहीं, यहाँ पे और के मतलब ऑर्थोरम्बिक, ठीक है गाइज। क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, आपके क्लास कौन कौन से दिन में आता है, ठीक है। तो देखिए लीजिए, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, आई मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है। इन केस ऑफ टेट्रागोनल, एज लेंथ की अगर हम बात करें, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल सेम होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। यहाँ पे सिर्फ आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ही देखा जाता है। वैसे ही करके अगर हम आगे चले तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल बिटवीन द एक्सिस आर सेम। यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एज वेल एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है। एंड सेंटर्ड को और एक लैंग्वेज में, और एक लैंग्वेज नहीं, दूसरे तरफ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइड सेंटर्ड, उसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेंटर्ड या फिर साइड सेंटर्ड, ठीक है। हेक्सागोनल के केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा होता है 120 डिग्री। हेक्सागोनल, ये सारे यूनिट सेल का जो 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल है, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये या 7, ठीक है। ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल को अच्छे से याद रखिएगा, एंड उनका एंगल्स एज वेल एज एज लेंथ के बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो हेक्सागोनल के केस में लैम्ब्डा जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक के केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री।
ट्राइक्लिनिक के केस में सारे के सारे एक दूसरे से अलग रहेंगे, बट क्यूबिक के केस में सारे के सारे एक दूसरे के साथ सेम रहेंगे। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। इन केस ऑफ ट्राइगोनल एज लेंथ सेम रहते हैं, लेकिन एंगल एज लेंथ एंड एंगल सेम रहते हैं, लेकिन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं रहता। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको अच्छे से याद रखिए। दीज आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रावियस लैटिसेस और स्पेस लैटिसेस। इन यही शेप में लैटिसेस प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली आपके पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये है 3 +2 +4 +1 +2 +1 3 2 5 5 4 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इज इक्वल टू 14। So these are the types of 14 type of space lattices, and these are the 7 types of crystal unit cell, ठीक है। ओके गाइज, तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, एंड वहाँ पे भी आपको अच्छे से गिवन हुआ है पिक्चर्स, ठीक है। अभी चलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। होप मैंने आपको इमेज भी से दिखा दिया है, एंड आपको नोट्स भी गिवन है, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ जब भी आप क्लास में आते हैं, अपना प्रीवियस लेक्चर्स का जो भी पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, एंड आज का क्लास में जो मैं आगे जो पढ़ाऊँगी मैं आपको बोल दूँगी अभी आगे से, उसको भी पढ़ के आना, ठीक है। ऐसे करके एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिवाइज कितना कर रहे हैं, ठीक है। डेली डेली आप कितना रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स को, ठीक है। गैसेस के स्टेट में मैंने आपको रनिंग नोट बनाने के लिए कहा था क्लासेस में, क्योंकि मैंने सारे के सारे जितने भी नोट्स में होते हैं उसको मैंने आप लोगों को क्लास में लिख के दिया था, एंड उसका असाइनमेंट भी आपको गिवन किया था। तो प्लीज़ उस गैसेस स्टेट को रिवाइज कीजिए, एंड लिक्विड स्टेट को भी रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितना भी पढ़ ले, जितना भी नोट्स कर ले क्यों ना ही, आप लोग अगर रिवाइज ठीक से नहीं करेंगे, डेली डेली बैठ के रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको वो कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। वो फिर से आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो अभी चलते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखिए क्रिस्टल जो है वो यूनिट सेल क्रिस्टल जो होता है वो लैटिस से बना होता है। लैटिस जो बना होता है वो यूनिट सेल का बार बार रिपीट होने से बनता है, ठीक है। तो इन ए क्रिस्टल द पर्टिकुलर एटम लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर कॉर्नर और फेस या फिर बॉडी सेंटर में, ठीक है, पर्टिकुलर पोर्शन ऑक्यूपाई करके रहता है एक यूनिट सेल में। मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट सेल है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट एटम ये पर्टिकुलर यूनिट सेल में अपना खुद का हिस्सा बनाकर बैठेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि कॉर्नर्स में एक एटम प्रेजेंट है, तो ये एंड एक्चुअली में एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप। हम सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप में, क्योंकि ऐसे करके आपको अच्छे से दिखता है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आता है कि क्रिस्टल के पोजीशन क्या क्या होते हैं। एक्चुअली में कवर करके रहते हैं, क्रिस्टल का स्पेस पूरा कवर होता है। ये है 1, ये है 2, ये 3, ठीक है। एक्चुअली में जो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उनका जो एक दूसरे के साथ वो टच करके रहते हैं, ठीक है।
क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा था ना, क्लोज पैकिंग होता है क्रिस्टल में, तो उनके बीच में क्लोज पैकिंग रहता है, इतना बड़ा स्पेस नहीं रहता। सिर्फ ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में जो क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट है वो क्लोज इनफ टुगेदर, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड वो एक दूसरे को टच करके रहते हैं, ठीक है। एंड उनके बीच में जो छोटा छोटा स्पेस होता है उनको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। वॉइड्स के बारे में भी मैंने आपको आइडिया दिया था कि वॉइड्स क्या क्या होते हैं एंड उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, उसका एक सिर्फ हिस्सा रहता है, क्यों? क्योंकि देखिए अभी एक मैं एक बनाता हूँ एक सिंपल डायग्राम, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको अभी। होप कि आप लोग क्लासेस में बोर नहीं होते होंगे। अगर आपको बोर लग रहा है तो अपना कॉपी पेन निकाल के लिखना शुरू कीजिए, एंड आप लोगों के पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसको भी अपने साथ साथ ले आया, एंड मैं आपको अच्छे से समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पीछे से भी एक बनाए आप लोगों के पास, मेरे पेन के लीड को अच्छे से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में पिक्चर क्या कैसे बनाए, ठीक है। ये क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पे मान लीजिए कि ये एक एटम है, ठीक है। ये एटम खुद को कितने यूनिट सेल के टच में है, ये पर्टिकुलर एटम 8 यूनिट सेल के टच में है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए अभी, एक काम करते हैं अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। देखिए अभी मेरे साथ साथ भी आप अगर बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये अच्छा बनेगा। होप कि ये अच्छा बनेगा आप लोगों के लिए। ओके गाइस, हो गया, बस खत्म हो ही गया। ओके। सो देखिए ये एक यूनिट सेल है और एक बना लेते हैं हम लोग एक्सेस, ठीक है। ये परफेक्ट बना। देखिए अभी ये जो एक यूनिट सेल है, पेन के लीड को अच्छे से देखिए। ये जो एक यूनिट सेल है, ये एक टाइप का यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। उसके पीछे और एक यूनिट सेल खुद को रिपीट किया हुआ है, उसके साइड में भी और एक यूनिट सेल खुद को रिपीट किया हुआ है, उसके साइड में भी और एक यूनिट सेल खुद को रिपीट किया हुआ है। वैसे ही कुछ जैसे ऊपर में खुद को ऐसे करके लैटिस में रिपीट किया हुआ है, वैसे ही कुछ नीचे में भी वैसे ही लैटिस सेल यूनिट सेल्स खुद को रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से होके दिख रहा होगा। ये पेन की लीड को अच्छे से ध्यान से देखिए, फिर से देख लीजिए। ये पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ यूनिट सेल है, उसके पीछे है, उसके आगे भी कुछ होगा, उसके ये उसके साइड में है, ये उसका साइड में है, ठीक है। वैसे ही नीचे में भी ये एक दूसरे के साथ रिपीट हुए हैं, ठीक है गाइज।
तो अभी देख लीजिए कि ये जो यूनिट सेल खुद को रिपीट किया, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में एक प्रेजेंट है एटम, ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली टच में है कितने यूनिट सेल के साथ, 8 यूनिट के सेल के साथ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, नीचे ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला जो है 7, 3 के नीचे 7 है, 4 के नीचे 8 है। अगर अंदर में इन ये है 1 वाला, ठीक है, अगर 1 2 3 एक्सेस के कॉमन कॉर्नर जो ये है वहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, तो वो साइमल्टेनियसली कितने यूनिट सेल के टच में आता है, 8 यूनिट सेल के टच में आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम अगर मान ले यूनिट सेल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बारे में, तो साइमल्टेनियसली ये एक्चुअली में कैसे प्रेजेंट होता है, इस तरह के कुछ, एंड बाकी जो पार्ट्स है ये पर्टिकुलर एटम का दूसरे यूनिट सेल के पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यूनिट सेल एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का एक्चुअली में जितना पार्ट एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में होता है, एक पर्टिकुलर, सॉरी क्रिस्टल नहीं, यूनिट सेल में होता है, एक्चुअली में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का जितने पार्ट एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में रहता है उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। एक्चुअली में एक यूनिट सेल में एक्चुअली में एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का जितना पार्ट इंक्लूडेड होता है उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। एक एक सेम ही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का बहुत सारे पार्ट्स दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिया है बुक में कि इन ए क्रिस्टल ए पर्टिकुलर एटम लोकेटेड at a particular corner or face center of a unit cell is shared by other cells, and only a portion of such an atom actually lies within a given unit cell। एक given unit cell में actually सिर्फ थोड़ा सा portion ही रुकता है, ठीक है। तो the sum of such all portions of the shared atom present under the one unit cell is called as effective number। अगर हम जेड इफेक्टिव नंबर को डिनोट किया जाता है जेड इफेक्टिव में, दिस इज इफेक्टिव नंबर, ठीक है। इफेक्टिव नंबर मतलब द सम ऑफ पोर्शंस ऑफ एक्चुअल पोर्शंस ऑफ द शेयर्ड atom, actual portions of the shared atoms present under one unit cell, present under one unit cell, one unit cell, the sum of the actual portions of the shared atom present under one unit cell is called Z effective और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एक पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए, यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ओपन स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से गिवन किया हुआ है आप लोगों को कैसे एक्चुअली में कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं स्पेस फिल करके, एंड उनके बीच में जो देखिए जो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेन की लीड को अच्छे से नोटिस कीजिएगा। ये वाला जो अंदर में जो स्पेस है, यहाँ पे जो अंदर में जो स्पेस है, यहाँ पे जो अंदर में जो स्पेस है, उसी को हम बोलते हैं वॉइड्स। एंड देखिए एटम्स कैसे ईच अदर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ अगर एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स में जो एटम्स प्रेजेंट है वो इक्वली शेयर्ड है विथ 8 सच टाइप ऑफ यूनिट सेल के साथ, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ पे एक पोर्शन है, पीछे वाला साइड में एक पोर्शन गया है, वैसे ही कुछ ये इस स्लाइड में नीचे यहाँ पे, यहाँ ये पर्टिकुलर यूनिट सेल में, एंड
ये पर्टिकुलर यूनिट सेल में। तो ऐसे ही करके अगर आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आपको भी समझ में आ सकता है, ठीक है। एंड अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसी को हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में दिस अरेंजमेंट shows that a particular constituent particle is in contact with such 8 unit cell। दिख रहा होगा, मैंने आपको इमेज भी करके सॉरी ड्रॉ करके भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट पिछले साइड में यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने ड्रॉ किया था। ये एक नंबर यूनिट सेल, अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉर्नर्स में मिडिल कॉर्नर्स में जो कॉमन कॉर्नर है 8 यूनिट सेल का, उसी में अगर एक एटम्स प्रेजेंट है। अगर हम ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर्स में जो एटम प्रेजेंट होता है वो खुद को 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर किया होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एटम का पोर्शन प्रेजेंट है 8 यूनिट सेल में। तो 1 यूनिट सेल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना पोर्शन रहेगा? 1/8 पोर्शन रहेगा। 8 यूनिट सेल को मिलाकर एटम का टोटल स्पेस बनता है, मतलब टोटल एटम का साइज बनता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम खुद को इक्वली 8 इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल खुद को 8 टाइप का यूनिट सेल के साथ शेयर किया हुआ है। मतलब एक होल एटम प्रेजेंट इन द 8 यूनिट सेल्स। तो 1 यूनिट सेल में 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, देखिए पर्टिकुलर ये जो एक यूनिट सेल है, मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर है यहाँ पे इस तरह कुछ एटम प्रेजेंट है, वैसे ही कुछ ऐसे इस कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। अगर ये पर्टिकुलर यूनिट सेल 1/8 पोर्शन है तो वैसे ही 8 कॉर्नर्स है यहाँ पे। तो 8 कॉर्नर में सच पोर्शंस विल रिपीट। मतलब मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर कॉर्नर में 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है। 1 यूनिट सेल में देखिए पर्टिकुलर कॉर्नर में ये जो एटम प्रेजेंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट में लीड को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर आपको लीड दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं देखिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे जो पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है वो खुद को 8 यूनिट सेल के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक यूनिट सेल में जो ये पर्टिकुलर कॉर्नर्स है, हर एक यूनिट सेल में उन लोगों का ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर्स प्रेजेंट होगा। अगर हम यूनिट सेल को अलग अलग कर दें तो हर एक यूनिट सेल में जो पर्टिकुलर कॉर्नर होगा वो वहाँ पे वो पर्टिकुलर एटम का 1/8 पार्ट होगा। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते कि नहीं होते? एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे 4, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक कॉर्नर में 1/8 पार्ट है तो सिंपली एक पूरा यूनिट सेल में जो 8 कॉर्नर्स होंगे वहां पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 1 हो जाएगा ये। देखिए एक कॉर्नर में 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है, एक कॉर्नर में 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है। तो वैसे ही सिमिलरली इन ए यूनिट सेल इन द होल यूनिट सेल देयर आर प्रेजेंट 8 कॉर्नर्स। तो अगर हम बात करें तो सिंपली एक यूनिट सेल में एक एटम का कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 1 एटम प्रेजेंट होता है। एक कॉर्नर में इतना होता है तो 8 कॉर्नर्स में कितना होगा? 1 ही प्रेजेंट होगा ना। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1। किससे हुआ आप लोगों को पता चला? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1।
ओके गाइज, एक कॉर्नर में 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, तो इन द होल क्रिस्टल देयर आर प्रेजेंट 8 कॉर्नर, सो द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल having 8 corner will be equal to 1/8 into 8 is equal to 1। तो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में आप लोगों के पास कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 1 एटम प्रेजेंट होता है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इमेज से देखिए, यहाँ पे भी दिया है द टोटल नंबर ऑफ एटम इन ऑन यूनिट सेल इन केस ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बीसीसी टाइप का क्या होता है। बीसीसी में बॉडी सेंटर में एक होल एटम प्रेजेंट होता है, ये है बीसीसी का केस, ये है एफसीसी का केस। इन द केस ऑफ बीसीसी देयर is present the constituent atom is present inside the body center as well as at the corner of the unit cell। ठीक है, अगर हम बीसीसी में बात करें तो होल एक हर इन द यूनिट सेल ऑफ बीसीसी हर एक यूनिट सेल में एक होल एटम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हम उसको 1 लिख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हर एक कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स में। तो एक कॉर्नर में जो प्रेजेंट होगा पोर्शन उसका होगा 1/8 पार्ट, 8 कॉर्नर से, तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। बॉडी सेंटर में एक होल एटम प्रेजेंट है, उसको हमने लिखा 1। उसके साथ साथ कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट है, एक कॉर्नर में वैसे ही जैसे प्रिमिटिव टाइप में होता था। देखिए ये एक ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ होप कि आपको समझ में आए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 1/8 पार्ट है 1 कॉर्नर में, 1 कॉर्नर में सिर्फ 1/8 पोर्सन है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम 8 total number of corners here will be equal to 8। 1 कॉर्नर में 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स में कितना पोर्शन प्रेजेंट होगा? 1 पोर्शन प्रेजेंट होगा, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। वैसे ही अगर मैं बात करूं एफसीसी के केस में, अगर मैं बात करूं एफसीसी के केस में बॉडी सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक फेस में जो एटम प्रेजेंट होता है वो कितना यूनिट सेल कॉन्टैक्ट में आता है? 2 यूनिट सेल का कॉन्टैक्ट में आता है। देखिए अभी यहाँ पे इमेज ड्रॉ करके मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे आता है। ये जो मान लीजिए कि ये एक फेस है, ठीक है, जो ए बी सी डी, ABCD जो फेस है वो इन कॉन्टैक्ट विथ 2 यूनिट सेल है साइमल्टेनियसली, वो 2 यूनिट सेल का कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फेस में जो एटम्स प्रेजेंट होगा वो विल बी इक्वली प्रेजेंट विद इन दिस क्रिस्टल एंड दिस क्रिस्टल यूनिट सेल। ये ABCD फेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट होगा या फिर आयन प्रेजेंट होगा वो खुद को इक्वली शेयर किया होगा इन 1 and 2 यूनिट सेल्स। तो यहाँ पे एक क्रिस्टल में कितना पोर्शन प्रेजेंट है? 1/2 पोर्शन प्रेजेंट है 1 क्रिस्टल में, है कि नहीं? तो 1 क्रिस्टल में 1 फेस में यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो हाफ प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, एक हाफ क्रिस्टल यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर में दिख रहा होगा, ये हाफ पोर्शन में प्रेजेंट है। तो वैसे ही कुछ एक क्रिस्टल में कितने फेसेस होते हैं? 1 2, ऊपर नीचे, साइड बाय साइड एंड इधर इधर, 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक फेस में हाफ पोर्शन रहता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। In the case of one phase there is present half portion of the constituent atom। We have 6 phases in one unit cell, so total number of atoms present will be 1/2 into 6 will be equal to 3। देखिए एक फेस के पोर्शन में हाफ एटम प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है, एक्चुअली में एटम्स प्रेजेंट ऐसे होते हैं। ये उसका एक यूनिट सेल का मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट सेल कैलकुलेट होता है एक एटम का सेंटर से, एक पर्टिकुलर एटम का सेंटर्स को ज्वाइन करके हम यूनिट सेल को कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे भी अगर हम यूनिट सेल को सेंटर से लें
एक पर्टिकुलर कॉर्नर्स एटम के। एंड तो यहाँ पे एफसीसी में क्या हो जाएगा, एक फेस में पार्टिकल का हाफ पोर्शन प्रेजेंट है, तो वैसे 6 फेसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी 3 प्लस यहाँ पे भी होगा क्या, कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट है तो 1/8 पोर्शन है 8 कॉर्नर्स में, तो टोटल नंबर ये हो जाएगा क्या 1, 3 + 1 = 4। एफसीसी में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं साइमल्टेनियसली। 8 कॉर्नर एटम, 8 कॉर्नर्स में 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होगा एंड 1/2 पोर्शन, सॉरी 1 बाई नहीं, हाफ पोर्शन प्रेजेंट होगा एक फेस में। हमारे पास 6 फेसेस प्रेजेंट होंगे, 6 एक फेसेस में अगर हाफ पोर्शन एग्जिस्ट करता है तो 6 फेसेस में कितने एग्जिस्ट करेंगे, 3 होल एटम प्रेजेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो एफसीसी में यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइस, एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एट द अल्टरनेट फेस ऑफ द यूनिट सेल के बारे में, अगर मैं बात करूं अल्टरनेट फेसेस में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर अगर आपके पास अल्टरनेट फेसेस में एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव जेड इफेक्टिव कितना होगा, ये आप लोग आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर एफसीसी में हर एक फेसेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर एक यूनिट सेल आपने लिए जहाँ पे अल्टरनेट फेसेस में एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसका आप घर में कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो अच्छे से याद रहा आपको, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं 1 atom in case of BCC unit cell, body centered cubic unit cell we have 2 atoms present, in case of face centered unit cell we have 4 atoms present। ठीक है, ओके गाइज, तो एक प्रॉब्लम करें, मैंने आपको होमवर्क भी एक दिया है, उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। एफसीसी में सारे फेसेस में एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपको होमवर्क क्या मैं दिया अभी, होमवर्क दिया ये मैंने अभी कि अल्टरनेट फेसेस में अगर प्रेजेंट होंगे एंड कॉर्नर्स में पूरे हर एक 8 कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे एंड अल्टरनेट फेसेस में अगर प्रेजेंट होंगे पार्टिकल, देन उसका इफेक्टिव एटम इफेक्टिव जेड इफेक्टिव क्या होगा। ठीक है, इसको आप घर में कैलकुलेट कीजिएगा। तो एक देखिए अभी करते हैं, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी, मान लीजिए कि एक कंपाउंड ए कंपाउंड formed by element x and y, ये एक प्रॉब्लम में दे रहा हूँ अभी आपको, and has a cubic structure। ठीक है, and has a cubic structure, x atom present at the corners and y atom present in face centers। आपको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके साथ साथ आपको फॉर्मूला भी ये कंपाउंड का कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके पहले कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड फॉर्म द क्यूबिक स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्स एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। हमने देखा कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में एक्स एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्स का मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करूँ, दिया है एक्स एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, मतलब 1/8 × 8 विल बी इक्वल टू 1। वैसे ही वाई एटम्स प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्स,
सिर्फ वाई एटम्स फेस में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे, वाई एटम्स फेस में, एक फेस में प्रेजेंट होता है हाफ पोर्शन, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन टोटल नंबर ऑफ वाई एटम विल बी 3। तो एक्स एटम प्रेजेंट है 1 एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में एक्स का 1 एटम प्रेजेंट है एंड वाई का 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी XY3। टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी, एक्स का 1 एटम प्रेजेंट है, वाई का 3 एटम प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी 4 एंड जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 4। समझ में आया आपको? और एक प्रॉब्लम करें। अगर और एक प्रॉब्लम करने जाएं तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले एंड खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? देखिए अभी क्वेश्चन गिवन है। मान लीजिए कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि एक्स, वही प्रीवियस क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई एक यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? एक्स वाई मिलके एक क्रिस्टल को फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर यूनिट सेल है क्यूबिक स्ट्रक्चर का, एक्स एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एक्स एटम प्रेजेंट एट द corners and y atoms present at the face centers, ठीक है? फेस सेंटर्स, एक्स वाई मिलके क्यूबिक यूनिट सेल को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स में, वाई एटम्स प्रेजेंट है फेस सेंटर में। अगर इफ all the atom are removed from a single axis passing through the center of the cube, calculate Z effective, calculate total number of atom and calculate the formula of the compound. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक्स वाई मिलके एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे उनका क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल है, एक्स एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द एटम, वाई एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। दिया है क्वेश्चन ये कि इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सिंगल एक्सिस passing through the center of the cube, calculate Z effective, total number of atom and formula of the compound। अच्छे से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, मैं आगे आपको सॉल्व करके देती हूँ, ठीक है? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मैं अभी सॉल्व करता हूँ आपके पास। देखिए देखिए ये एक टाइप ऑफ यूनिट सेल है जहाँ पे कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, फेस में भी प्रेजेंट होंगे वाई एटम। कॉर्नर्स में एक्स एटम्स प्रेजेंट है, वो फेसेस में वाई एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? इफ ऑल द एटम्स रिमूव फ्रॉम ए सिंगल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये है सेंटर ऑफ द क्यूब, ये फेस सेंटर, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है? मान लीजिए कि एक एक्सिस हम ऐसे पास करेंगे जहाँ पे सारे एटम रिमूव हो जाएंगे, all the atoms removed from the single axis passing through the center of the cube, center of the cube लेके एक सिंगल लाइन पास करेगा जहाँ से इमेजिनरी लाइन पास करेगा जहाँ से all atoms will be removed, then calculate the Z effective, total number of atom, calculate the formula of the compound। देखिए अभी हमारे पास फेसेस से 6 था
अभी दो फेसेस से एटम्स निकाल दिए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस विल बी is equal to 6 minus 2 4। दो फेसेस से एटम्स निकाल दिए गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बचे, फेस सेंटर्ड एटम बचे 4। ओके, अगर हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करें तो हाफ पोर्शन प्रेजेंट है 4 फेसेस में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इन केस ऑफ वाई, एंड जेड इफेक्टिव फॉर एक्स विल बी इक्वल टू 8 कॉर्नर्स में 1 बाई, यहाँ पे भी 8 प्रेजेंट है, 1 atom, then total number of atom will be 1 plus 2 will be 3. The total number of atom in a cube will be equal to 3, and the Z effective will be equal to 3, total number of atom will be equal to 3. Formula of the compound will be, देखिए Z effective for x हुआ था 1, Z effective for y हुआ था 2, तो x y 2 होता है कंपाउंड का फॉर्मूला। तो देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ लिए। ओके, सो अब हम चलते एक नेक्स्ट काम करते हैं, शॉर्ट एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एज लेंथ को हम ए लेंगे। एज लेंथ का मैंने आपको बता दिया था कि फेस का जो फेसेस में जो डायगोनल प्रेजेंट होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, बॉडी डायगोनल का वैल्यू होता है √3a, फेस डायगोनल का वैल्यू होता है √2a, एंड एज लेंथ का वैल्यू होता है a। देखिए एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r होगा। इन द केस ऑफ primitive type of unit cell जहाँ पे atoms are very close together with each other, इनके atoms मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक बड़ा सा atoms प्रेजेंट है, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से एक और एक बड़ा आटम प्रेजेंट है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनका सेंटर से प्रिमिटिव यूनिट सेल बना है, तो उसी सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे दो सेंटर को, अब ये आर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से एज लेंथ होता है 2a, एज लेंथ होता है a, तो a विल बी इक्वल टू 2r, होता है ना नहीं। तो वैसे ही करके फेस डायगोनल की अगर हम बात करें, फेस डायगोनल की अगर हम बात करें विल बी इक्वल टू √2a, अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात करूँ तो विल बी दिस विल बी इक्वल टू √3a, ठीक है। अगर मैं एटॉमिक डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, a विल बी इक्वल टू 2r, then r will be equal to a by 2 in case of primitive or simple cubic unit cell। वैसे ही in the case of simple cubic unit cell SC, ठीक है। वैसे ही कुछ अगर मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करूं, बॉडी सेंटर में क्या होता है, एटम्स किससे प्रेजेंट होते हैं, एक एटम बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, मान लीजिए कि ये एक एटम है जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां से आपके पास ये होता है फेस सेंटर, ये होता है कॉर्नर एटम्स, ये है कॉर्नर एटम, ये है कॉर्नर एटम, ये है कॉर्नर एटम, एंड ये बॉडी सेंटर एटम। तो कॉर्नर एटम प्लस बॉडी सेंटर एटम को अगर हम ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए कि इसको मैं अच्छे से यहाँ से भी दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, बॉडी में एक एटम प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, जो ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को तीनों ही टच करेंगे, तीनों टच करेंगे अगर तो यहाँ पे मैंने आपको बॉडी डायगोनल का वैल्यू बताया था √3a,
तो यहाँ पे √3a इज इक्वल टू 4r, मतलब यहाँ से r+r+r, 4r, a विल बी इक्वल टू 4/3r, r विल बी इक्वल टू √3/4a। ये होता है बीसीसी के लिए। वैसे ही अगर मैं एफसीसी के बारे में बात करूं तो एफसीसी में क्या होता है, इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, वैसे ही हमारे पास each corner of the particular face center atom touches the other face center of the atom। मतलब मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये एक क्रिस्टल है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, एंड इन द मिडल ऑफ द फेस भी एक एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर हम कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे, फेस डायगोनल का वैल्यू मैंने दिया था आप लोगों को डिराइव करके, √2 होता है, √2r और फिर ए √2a, ये वैल्यू होता है यहाँ पे डायगोनल फेस का वैल्यू होता है √2, ठीक है। तो √2a विल बी इक्वल टू 4r, 1, ये एक r, 2r, ये 4r, ठीक है। तो √2a इज इक्वल टू 4r, a विल बी इक्वल टू 2 √2, a विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई √2, 4 मतलब 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 कैंसिल, 2 a इज इक्वल टू 2 √2/r। और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि r विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड गाइज, a will be equal और r will be equal to a डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। ये होता है आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में। इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, अच्छे से थोड़ा इन चेंज कर लेते हैं, r होता है a डिवाइडेड बाई 2 In the case of simple cubic unit cell, you have one effective atomic number. In case of BCC, you have two atomic. In case of BCC, ठीक है, आपके पास इन केस ऑफ एससी, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम प्रेजेंट होता है, 1 एटम में रेडियस आपका क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 2। इन केस ऑफ बीसीसी देयर आर प्रेजेंट 2 एटम्स, 2 एटम्स के लिए r होता है √3/4a। वैसे इन केस ऑफ एफसीसी यहाँ पे r होता है a डिवाइडेड बाय 2 √2, ओके ओके गाइज। तो ये रहा। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब द नंबर ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल अराउंड द पर्टिकुलर क्रिस्टल आज इट्स नेबर एटम और इन द नेबरहुड कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पर्टिकुलर एटम इन ए यूनिट सेल डायरेक्ट इन द जितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छे से याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसे बोलते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और आयन उनके सराउंडिंगली कितने एटम्स के साथ प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं बात करूँ इसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। फॉर द बीसीसी you have coordination number 8, and in the case of FCC you have 12 coordination number। ओके गाइज, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे आगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है,
पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब packing fraction means volume occupied by effective atoms divided by volume of the cubic unit cell। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन एटम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। दिस इज होता है पैकिंग फ्रैक्शन in case of simple cubic unit cell। In case of simple cubic unit cell, you have packing fraction will be equal to 0.524। इसको अभी सिर्फ याद रख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बीसीसी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68। In case of FCC, it will be equal to 0.74। One second, guys. In case of FCC, in case of SC, it is 0.524। In case of BCC, it is equal to 1 second, it will be equal to 0.68। In case of FCC, it will be equal to 0.74। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्टिव, ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं डेंसिटी के बारे में बात करूँ, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल, उसको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है उसको भी हमने डिस्क्राइब किया। आगे हम पढ़ने वाले हैं जो पैकिंग फ्रैक्शन को डिराइव करेंगे कि वो कैसे हुआ, उसके साथ साथ डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सब अच्छे से ख़त्म हो जाने के बाद मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है उसको भी मैं बता दूंगी, तो उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है गाइज। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन माई क्लास। होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, यही आपका आज का लेसन है, अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर गाइज। होप कि आप सब पढ़ रहे होंगे, एंजॉय भी करते रहे होंगे, ठीक है। बाय बाय गाइज, टेक केयर।